तो यहाँ पर आपका स्वागत है। आज हम जीएस पेपर 4 के कुछ नए टॉपिक्स लेके आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जो आपका नैतिकता चल रहा था उसमें हम 2.4 में देखेंगे। टॉपिक 2.4 में नैतिकता तथा धर्म में क्या संबंध है, और 2.5 में देखेंगे हम एथिक्स एंड मोरालिटी, जबकि 2.6 में देखेंगे हम निजी तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। जबकि इससे अगले खंड में देखेंगे हम मूल्य, जिसके अंदर हम देखेंगे टॉपिक 1.3 में मूल्यों के विकास में परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समाज की भूमिका। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले धर्म तथा नैतिकता में संबंध। दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। धर्म और नैतिकता को कमोवेश कभी कभी एक ही समझ लिया जाता है, खास तौर पे भारतीय संदर्भों में, क्योंकि यहाँ जो नैतिकता का मूल्य है या जो नैतिकता के आचरण होते हैं कहीं ना कहीं वो धर्म से भी प्रभावित होते हैं। इसमें कुछ धार्मिक गतिविधियां भी होती हैं जो नैतिक होती हैं, हालांकि दोनों में विभेद भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप बलि प्रथा अथवा सती प्रथा जो प्राचीन काल में प्रचलित थी। इसी तरह कुछ अन्य भी प्रथाएं हो सकती हैं जो दोनों में विभेद उत्पन्न करें। तो आइए देखते हैं हम धर्म तथा नैतिकता में संबंध। नीति शास्त्र के सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक यह रहा है कि धर्म व नैतिकता में क्या संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अथवा विरोधी। हम इसे एक प्रश्न के रूप में देख रहे हैं, तो आगे देखेंगे हम एक दूसरे के विरोधी के रूप में। जो पहला खंड होगा हमारा, धर्म में अनिवार्यतः अलौकिकता तथा आध्यात्मिकता का पक्ष होता है, जबकि नैतिकता के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी कि जो धर्म होगा आपका उसमें लौकिकता और आध्यात्मिकता का पक्ष अनिवार्य रूप से होगा, जबकि नैतिकता के लिए ये जो पक्ष है आपका अलौकिकता का और आध्यात्मिकता का अनिवार्य नहीं है। गांधी जी जैसे विचारकों का मानना है कि धर्म के बिना नैतिकता संभव ही नहीं है, जबकि मार्क्स कहते हैं धार्मिक होते हुए नैतिक होना संभव नहीं है। दोनों की ही जो विचारक हैं ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। आगे देखा जाए तो सामान्यतः नैतिकता अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक होती है, जबकि धर्म क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है। देखिए, कोई नैतिक मूल्य है आपका, सत्य बोलना, मदद करना, ये सार्वभौमिक है, सब स्वीकार करते हैं। वही कोई आपकी धार्मिक प्रथा है, कोई परंपरा है, तो निश्चित रूप से जिस धर्म से संबंधित होगी उसी तक सीमित होगी। ये भी हो सकता है कि उसी धर्म में किसी क्षेत्र विशेष तक ही वो सीमित हो, उसके आगे ना हो। तो एक पक्ष भी आता है इसका। इस प्रकार देखें कि धार्मिक नियमों के पालन में एक सीमा तक बाध्यता का गुण पाया जाता है, जबकि नैतिकता पूर्णतः आत्मनिष्ठ होती है। कोई व्यक्ति नैतिकता का पालन करे अथवा न करे, ये उसकी आत्मा पर निर्भर करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ वस्तु होती है, चीज होती है, मूल्य होता है। हालांकि दोनों में कुछ विभेदों के साथ समानताएं भी बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर हम परंपरागत भारतीय अर्थों में धर्म को देखें तो जो धर्म था वो स्वधर्म पालन का समानार्थक माना गया है, जिसमें दूसरों के कल्याण का भाव निहित है। यही नैतिकता का मूल्य भी है कि दूसरों का कल्याण किया जाए। यानी कि धर्म और नैतिकता जो दोनों मूल्य हैं, जो दोनों विचार हैं, प्राचीन यानी कि परंपरागत भारतीय अर्थों में एक समान स्तर पर दिखते हैं हमें। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो भारत में नैतिकता धर्म का ही एक भाग रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये रामचरितमानस की चौपाई है। इसी प्रकार धराति धार्यति व लोकम इति धर्मा, ये महाभारत में दिया गया। आदि से स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन भारत में क्या रहा है कि जो नैतिकता है उसे धर्म का ही एक भाग मान लिया गया है। वास्तव में धर्म तथा नैतिकता में विभेद तब उत्पन्न होता है जब हम धर्म को मजहब का रूप लेकर देखते हैं, तो इसमें दोनों टकराव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब हम धर्म को मजहब के रूप में देखते हैं तो कट्टरता और रूढ़ियां उत्पन्न होती है, जो कि निश्चित रूप से नैतिकता के विपरीत है। ठीक है, वास्तव में धर्म और नैतिकता में ना तो अनिवार्यता का संबंध है और ना ही परस्पर विरोध का, वरन दोनों कुछ मात्रा में एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। जैसे कर्तव्य पालन, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, सहिष्णुता आदि मूल्य दोनों में समान रूप से व्याप्त हैं, जबकि सती प्रथा तथा 3 तलाक धर्म समर्थित होते हुए भी अनैतिक थीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म सभी नैतिक प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकता, परंतु हमारी नैतिक व्यवस्था को कई बिंदुओं पर बल दे सकता है। इस अर्थ में हम दोनों को की सापेक्षता पूरक के रूप में देखते हैं। आप समझ चुके होंगे जो धर्म और नैतिकता है
दोनों में अनिवार्यता का संबंध नहीं है। मतलब कुछ मुद्दों पर दोनों में विभेद हो सकता है निश्चित रूप से, और कुछ मुद्दों पर दोनों में समानता हो सकती है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आप इसको देखना और नोट्स बनाना अपने, और पेपर में एज इट इज लिखना है, बहुत ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। उदाहरण भी वही देने जो रिलेवेंट हो, प्रासंगिक हो, कोई बहुत ज़्यादा बाहर से उदाहरण लेके देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं। हम अगले टॉपिक में चलते हैं अपने इसी के, वो है आपका एथिक्स और मोरालिटी। हालांकि दोनों को समानार्थक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु उसमें कुछ बारीक अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं एथिक्स क्या है। एथिक्स बाहरी प्रभाव है जो समाज से पड़ा हमारे ऊपर, यानी कि यदि कोई ऐसा मूल्य, ऐसा कोई दबाव प्रभाव जो समाज से हमारे ऊपर पड़ता है, तो वो एथिक्स कहलाता है। यानी कि जो बाह्य नैतिकता है वही एथिक्स है। अब यदि कोई ऐसी ही नैतिकता जो आंतरिक रूप से उत्पन्न हो, जो निजी रूप में हमें स्वीकार्य हो, यानी कि कोई मूल्य जो हमने निजी रूप से स्वीकार कर लिया है, तो वो क्या होती है, मोरालिटी होती है। यानी कि बाह्य नैतिकता एथिक्स है और आंतरिक नैतिकता क्या है, मोरालिटी है। अब यदि आगे देखें तो हम, जो आपकी एथिक्स है आपका, इसका व्यावसायिक दुनिया में इसका प्रयोग होता है, यानी कि दूसरे लोगों से जो हमारे अपने सगे संबंध नहीं होते। जबकि जो मोरालिटी होती है वो अपने सगे संबंधियों, परिवार, मित्रों आदि के साथ इसका उपयोग किया जाता है। वहीं जो एथिक्स आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती है इसकी, यानी कि वस्तुनिष्ठता है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। जबकि मोरालिटी क्या है, आपकी आत्मनिष्ठता है, वो आपके अपने विचारों पर निर्भर करती है, आप उसे किस संदर्भ में लेते हैं। इसी प्रकार की आगे देखा जाए तो एथिक्स का पालन जो होता है वो सामाजिक दबाव में किया जाता है। मतलब आप अगर एथिक्स का पालन नहीं करते तो आपको समाज हे दृष्टि से देख सकता है, आपको सामाजिक रूप से बहिष्कृत भी कर सकता है। वही जो मोरालिटी होती है, मोरालिटी इसके पालन करने पर क्या होता है, आपको समाज कुछ नहीं कहता, लेकिन ये अपराध भाव, यानी कि अपराध बोध की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो आपकी अंतर आत्मा को झकझोर देती है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, मोरालिटी का पालन करते हैं। हम अगर आगे चलते हुए देखें तो इसका अगला ही पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो, जो निजी तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। नेक्स्ट है आपका निजी तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। यदि अब निजी संबंधों में नैतिकता की बात की जाए तो यदि निजी संबंधों में मतलब क्या है, जो परिवार, सगे संबंधी, मित्र, भाई बंधु होते हैं अपने, इनके साथ जब नैतिकता का प्रयोग करते हैं तो ये क्या कहलाती है, आपकी निजी संबंधों में नैतिकता। वहीं जब हम अपने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। यानी कि अध्यापक विद्यार्थी का संबंध, संस्था और नागरिकों का संबंध, दुकानदार और ग्राहकों का संबंध, ये कुछ उदाहरण है आपके सार्वजनिक जीवन में नैतिकता से। देखिए इस प्रकार हम निजी संबंधों में अगले पॉइंट को देखते हैं तो इन संबंधों में निजता की अपेक्षा के साथ भरोसा होता है। जो हमारे निजी संबंध होते हैं कहीं ना कहीं फेथ पर, बिलीफ पर निर्भर करते हैं, हमारे विश्वास पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे में भरोसा करते हैं। जबकि सार्वजनिक जीवन में हमारे पास भरोसे की चीज़ नहीं होती, केवल सूचनाएं होती हैं। वो सूचनाएं कितनी ऑथेंटिक है, मतलब फलानी जगह से हमें इंस्टीट्यूशन से या अध्यापक से या दुकानदार से जो सूचना मिली है वो सत्य है कि नहीं। यदि सत्य है तो आपका एक विश्वास बन जाता है। यानी कि सब कुछ निर्भर किस पे कर रहा है, आपकी सूचनाओं के ऊपर कर रहा है, सूचनाओं की ऑथेंटिसिटी पे निर्भर करता है आपकी। अब यदि देखा जाए निजी संबंधों में तो सामान्यतः भावुकता की स्थिति होती है इसमें, ये आत्मनिष्ठता होती है इसके अंदर, क्योंकि देखो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वहीं सार्वजनिक जीवन में जब जाएंगे तो भावुकता का कोई भी महत्व नहीं होता और ये आत्मनिष्ठता ना होकर वस्तुनिष्ठता की स्तर पर चला जाता है। ठीक, निजी संबंधों में अगर नैतिकता पे आप बात करते हैं तो प्रतिबद्धता किसी प्रति होगी, व्यक्ति के प्रति। मतलब यदि एक्स और वाई दो फ्रेंड है तो इनके बीच जो नैतिकता है इन दोनों मित्रों के बीच में, वो क्या है, व्यक्ति के प्रति है। ठीक है, किसी नियम कानून के प्रति नहीं होती। वहीं अब जब सार्वजनिक जीवन में आप नैतिकता को ढूंढते हैं तो कहाँ पे जाएंगे आप, नियम, कानून, संविधान आदि के प्रति आप अपनी नैतिकता को दर्शाते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो आप, जो निजी संबंधों में नैतिकता होती है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत स्थायी होती है। मतलब एक बार अगर आपकी निजी संबंधों में नैतिकता की स्थापना हो जाए तो वो स्थायी रूप से बनी रहती है। वहीं सार्वजनिक संबंधों में क्या होता है कि अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। ठीक, इसी प्रकार निजी संबंधों में हमारी नैतिकता लचीली होती है। मतलब अगर हमारा कोई सगा संबंधी, भाई बंधु कोई गलती कर भी देता है तो जो हमारी नैतिकता होती है तो वो लचीली पर होती है, उसे माफ कर देती है। ठीक है, वहीं अगर सार्वजनिक जीवन में देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति से नैतिकता भंग हो जाती है तो नैतिकता भंग होते ही हम उससे कठोर हो जाते हैं। मतलब उसके प्रति हम कानूनी कार्रवाई तक करने को तत्पर रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी दुकानदार ने आपको कोई सामान दे, कोई वस्तु दिया,
उसकी अंतिम तिथि एक्सपायर हो चुकी है, यानी एक्सपायर डेट है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके विरुद्ध एक कड़ा रुख अपनाते हैं, कठोर कार्यवाही तक करने के लिए तत्पर रहते हैं, और भुगता अदालत में जा सकते हैं, आप अपना मुआवजा लेने के लिए आदि कार्यवाही कर सकते हैं। हालांकि जो विभाजन है ये निजी संबंधों में और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का, वो स्थायी नहीं है, इसके अपवाद भी हैं। मतलब कुछ ऐसे भी चीजें मिलेंगी आपको जहां पर इस नैतिकता में विभेद समाप्त होता नजर आएगा। अब देखिए, इसके अपवादों की बात की जाए तो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मनोचिकित्सक, सलाहकार, वकील, कुछ ऐसे पेशे हैं जो है तो सार्वजनिक, लेकिन हम इसे इन लोगों से अपने निजी नैतिक संबंधों का भी बखान या वर्णन कर देते हैं। इनसे हम हर बात साझा की जाती है, निजता का भरोसा होता है आपस में, हमारी भावुकता की स्थिति नहीं होती। देखिए, अगर आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे आपने घोटाले से कोई चीज़ पैसा कमाया हो, चाहे ईमानदारी से कमाया, आपको सब कुछ बताना पड़ता है। इस डॉक्टर से भी अपनी हर बात बतानी पड़ती है, मनोचिकित्सक से, सलाहकार से, क्योंकि तभी आपको वो बेटर रिस्पॉन्स दे सकता है, अच्छा सलाह दे सकता है। तो इसका ध्यान रखना हमें कि कोई भी संबंध क्या होते हैं, पूर्णतः निजी नहीं होता। यहाँ तक कि पति पत्नी का जो संबंध है वो भी पूर्णतः निजी नहीं होता, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एक गैप हो जाता है। इसलिए अगर तो आगे देखा जाए तो इसी प्रकार अगर कोई संबंध पूर्णतः निजी नहीं होता तो प्रत्येक संबंध 100% सार्वजनिक भी नहीं होता। तो सार्वजनिक संबंधों में सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं। ठीक, जैसे कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध ना होने पर भी, देखो मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसके मेंबर हैं नहीं है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन क्या होता है, आप उसके प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हैं, वो जीत जाता है तो आपको खुशी होती है, वो पार्टी, वो हार जाए तो गम भी होता है। तो ये इसका एक संदर्भ यहाँ भी आता है कि दोनों कोई भी 100% नहीं है, ना तो नैतिक संबंध जो निजी जीवन में है और ना सार्वजनिक जीवन में, दोनों में कुछ ना कुछ अपवाद अवश्य सम्मिलित रहते हैं। तो हम अब अगला टॉपिक उठाते हैं ना, मूल्य। हमने मूल्य में बात की थी कि हमें जो करना है मूल्यों के विकास पे। ठीक है, मूल्यों के विकास में हम देखेंगे क्या, परिवार और शैक्षणिक संस्थान तथा समाज की भूमिका महत्वपूर्ण टॉपिक है, आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, जो मूल्य होते हैं, मूल्य सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सीखता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि कोई व्यक्ति जैसे समाज में रहता है, समाज से जो उसको मिलता है, जो सीखता है, वो अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देता है, और ये सामाजिकरण होता है। तो यदि बात की जाए तो मूल्य वे नैतिक आदर्श हैं। क्या है, मूल्य एक नैतिक आदर्श हैं जिन्हें कोई समाज प्राप्त करना चाहता है। मूल्यों का विकास धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया से होता है, जिसमें परिवार, शैक्षणिक संस्थान तथा समाज के विशेष भूमिका होती है इन लोगों की। अब यदि मूल्यों के विकास पर परिवार की भूमिका का हम अध्ययन करें तो सबसे पहले क्या देखेंगे, शुरुआती जीवन, जो हमारा आरंभिक जीवन होता है 0 से 4 वर्ष का, बच्चा परिवार में रहता है तथा परिवार के मूल्यों को ग्रहण करता है, जिसमें जातिवादी, सांप्रदायिकता अथवा सहिष्णुता या मानववादी के साथ अनुशासन, प्रेम आदि सीख लेता है वो। मतलब यदि कोई परिवार जो है जातिवादी प्रकृति का है, सांप्रदायिक है, सहिष्णु है, मानवतावादी है, अनुशासन प्रिय है, प्रेम का महत्व रखता है, तो वही मूल्य उस बच्चे में स्थापित होने शुरू हो जाते हैं, वो वहाँ सीखता है। जैसे कि परिवार में सर्वप्रथम माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे माँ के प्रभाव में गांधी जी में धार्मिक प्रवृत्ति का विकास हो गया, शिवाजी में साहस का और शौर्य का विकास हुआ, वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में सहिष्णुता के मूल्य का विकास हुआ। तो इन लोगों ने जो मूल्य थे कहाँ से सीखे थे, अपनी माता से सीखे थे। तो देखिए किस प्रकार जो परिवार है आपके मूल्यों का विकास करता जा रहा है। इसी प्रकार आगे देखें तो परिवार में बच्चा अन्य सदस्यों के व्यवहार को देखकर तक कहानियां सुनकर मूल्यों को सीखता है। यही नहीं, परिवार द्वारा मूल्यों, जो मूल्य बच्चों को प्राप्त होते हैं वो आधारभूत मूल्य होते हैं, जिसका उनके ऊपर आजीवन प्रभाव रहता है। यानी कि एक बार जो व्यक्ति परिवार मूल्य सीख लेता है वो लंबे समय तक रहता है, उसका प्रभाव शीघ्रता से वो प्रभाव समाप्त नहीं होता। और इसीलिए क्या होता है कि परिवार से सानिध्य में ही व्यक्ति के सुपर ईगो का विकास हो जाता है। हम सुपर ईगो पे एक अलग टॉपिक है, ये पूरा बात करेंगे इस पे डिटेल में, तो ठीक है आगे चलते हैं हम। अब मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थानों का क्या प्रभाव है। देखो, शैक्षणिक संस्थान यानी कि स्कूल की बात की जाए तो स्कूल में बच्चा सहिष्णुता सीखता है, भागीदारी सीखता है, विनम्रता सीखता है, ईमानदारी सीखता है, सत्य बोलना सीखता है, मिलनशीलता आदि मूल्यों को सीखता है। क्यों, अब उसका दायरा बढ़ गया है।
जहाँ परिवार में पहले 5, 7, 10 लोग रहते थे, अब वो कम से कम 150 या बड़ा स्कूल है तो 1000, 2000 लोगों के बीच में पहुंच चुका है। अगर अपनी कक्षा की बात की जाए तो 30-35 लोगों के समूह में बैठ रहा है। उसके लिए अब मूल्यों को सीखना और महत्वपूर्ण हो गया है और सहज भी हो गया है, क्योंकि बहुत से अधिक लोगों के संपर्क में आ रहा है। वहाँ उसको रहना सीखना है, मेल मिलाप सीखना होता है और दूसरों से व्यवहार को कैसे निभाना है ये सीखना होता है। तो यही नहीं, आगे क्या देखते हैं कि यहाँ अध्यापक, सहपाठी, समूह जो आपकी गैंग एज होती है 13-16 वर्ष की, के संपर्क में आकर इन नवीन मूल्यों को सीख लेता हूँ जो हमने ऊपर बात की थी। साथ ही इन मूल्यों पर स्कूल तथा अध्यापकों की विचारधारा तथा स्वरूप का प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि यही ये निर्धारित करते हैं कि बच्चा संकीर्ण अथवा उदार बनेगा। ठीक है, मूल्यों के विकास में परिवार के बाद स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, यदि मान लो कोई बच्चा है, कोई मदरसे में पढ़ता है या किसी मतलब टिपिकल वैदिक स्कूल में पढ़ता है, तो उसके मूल्य कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के प्रति कठोर हो सकते हैं, ज़्यादा लगाव हो सकता है। वहीं कोई व्यक्ति कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है या कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो संभव है उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो जाए। तो ये सब हो सकता है, हालांकि इसके अपवाद भी हो सकते हैं। इसी प्रकार आगे बात की जाए तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों की बात की जाए तो इसका प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ व्यक्ति क्या सीखता है, व्यवसायिक मूल्य सीखता है। जैसे कि डॉक्टर जो पेशा अपनाते हैं MBBS करने के लिए, तो उन्हें एक हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है, जिसमें वो ये सीखते हैं कि भाई अपने डॉक्टरी जो पेशा अपनाएंगे उसमें किन मूल्यों का पालन करेंगे, कितनी कठोरता से करेंगे। जैसे वर्तमान में देखा जाए कोविड-19 के संदर्भ में, तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सी डॉक्टरों पर जो कोविड-19 के पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं या उनको अन्य अनेक सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु वो उनके नैतिक मूल्य ही हैं जो समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जीवन की रक्षा के लिए संलग्न हैं। तो इस पर स्पष्ट है कि जो व्यावसायिक मूल्य होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी कभी आधारभूत मूल्यों में परिवर्तन भी आ जाता है, जैसे स्थानीय से ग्लोबल मूल्यों तथा जाति, धर्म, लिंग आदि मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कोई मतलब टिपिकल सोसाइटी से जाता है विश्वविद्यालय में, तो वहाँ उसके मूल्यों में कमोवेश परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है। अब आगे हम देखते हैं कि मूल्यों के विकास पर समाज का प्रभाव। देखो, स्कूल के पश्चात व्यक्ति के मूल्यों के विकास पर समाज का प्रभाव पड़ता है, एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समाज में व्यक्ति विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ अंतःक्रिया करता है जो उसके मूल्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, समाज में व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं, बाजार, फिल्म, समारोह आदि के माध्यम से अनेक प्रभाव से अपने मूल्य समायोजित करने लगता है। मतलब जो उसने परिवार में सीखा, जो स्कूल में सीखा, अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपना रहे हो समाज, सोसाइटी के साथ साथ। यहाँ पे कुछ मूल्यों को अपने को ज़्यादा बढ़ा चढ़ के पेश करता है, कुछ लगता है कि समाज के साथ तालमेल नहीं स्थापित कर पा रहे, तो उसमें कुछ कटनी छटनी भी हो जाती है, मतलब कुछ कम महत्व के हो जाते हैं, यानी कि प्राथमिकता में नहीं रह जाते। अब समाज भी उसके मूल्यों को समायोजित कर रहा है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो जैसे संकीर्ण धार्मिक समूह के संपर्क में आने पर व्यक्ति के मूल्य भी उसी प्रकार के संकुचित हो जाते हैं, जबकि विश्वविद्यालयों के नवीन विचारों के संपर्क में आने पर व्यक्ति बहुमुखी, उदार तथा सहिष्णु बन जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्यों का विकास संदर्भ समूहों की प्रकृति तथा उनके साथ संपर्कों की आवृत्ति, मतलब आप किन संदर्भ समूहों से संबंध रखते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है और कितनी आवृत्ति के साथ करना, कितनी बार करते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, इन सबसे प्रभावित होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हमने चर्चा करी है। इस पर निश्चित रूप से हर साल एक प्रश्न आता है। अब हम आगे करेंगे, कुछ बुनियादी मूल्यों की बात करेंगे कि सिविल से बुनियादी मूल्य क्या होते हैं और समानुभूति, सब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।